डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS-EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात ही होगा कि इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 से 2023 तक के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्तमान समय में 2019 की सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आधे सेट लगभग हमारे संपूर्ण हो चुके हैं और कुछ सेट की ओर हम लोग अग्रसर हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस होमवर्क में रहेंगे। तो देखिए आज की क्लास का आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित सेल का EMF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निम्नलिखित सेल का EMF ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्रदर्शन के लिए बोलें तो आपसे ये पूछ रहा है सवाल में ई सेल। क्या पूछ रहा है? ई सेल। तो सबसे पहले जैसे ही आपसे ई सेल पूछता है, आप नर्स्ट समीकरण से प्राप्त ई सेल का फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए आपके पास नर्स्ट समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक EOP होता है और एक ERP होता है। तो जब आप एनोड के EOP और कैथोड के ERP को जोड़ते हैं तब जाके आपको मिलता है विद्युत वाहक बल ई सेल, ठीक है। तो इसको जब आपने जोड़ा होगा तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है, जिस फॉर्मूले को आपको याद करना है। मैं उसी फॉर्मूले को आपको बता देता हूँ और आपका सवाल उसी से लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपका सवाल उसी फॉर्मूले से लगने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है ई सेल बराबर ई सेल बराबर आपका फॉर्मूला बनता है ई नॉट सेल प्लस 0.059 बटे n इंटू लॉग बेस 10। और देखिए ऊपर आप लिखेंगे, ऊपर आपको लिखना है कैथोड आयन। ध्यान दीजिएगा आप लोग को, कैथोड आयन बड़े कोष्ठक में रहेगा और नीचे आपको लिखना है एनोड आयन। आप इस फॉर्मूले को लिख कर याद कर लीजिए, आप एकदम सफल रहेंगे इसमें, ठीक है ना। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, इस फॉर्मूले को लिखिए और याद कर लीजिए, आप एकदम आराम से ई सेल निकाल सकेंगे, आपको कोई चिंता नहीं होगी। जहां आपको अगर देखा जाए तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट OP प्लस ई नॉट RP, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। तो चलिए हम लोग इस सवाल का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। फार्मूला तो हमारा यही लगेगा, लेकिन उसमें पहले आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल के लिए आपको ई नॉट OP लेना पड़ेगा एनोड का, ई नॉट OP लेना पड़ेगा एनोड का, और ई नॉट RP लेना पड़ेगा कैथोड का, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो हम लोग ज़रा देखते हैं इसमें कौन एनोड और कौन कैथोड का कार्य करता है। इसमें कौन एनोड और कौन कैथोड का कार्य करता है। तो आप लोग शुरू हो जाइए और ध्यान देना शुरू करिए। इसमें आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा उसको ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए। यह तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको फॉर्मूला कौन कौन सा लगाना है, लेकिन अब आप देखेंगे कि इसमें आप वैल्यूज़ क्या क्या रख सकते हैं, आप क्या क्या वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एक सेल लिखा हुआ है Zn से Zn2 प्लस, उसके बाद Cu2 प्लस से Cu। मैं इसे इरेज करता हूँ और सवाल की श्रृंखला को शुरू करता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका सेल पहले लिखा हुआ है, आप इससे पहचानिए कि इसमें कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो जो आपका सेल लिखा हुआ है ये लिखा है Zn से Zn2 प्लस, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1m। तो ये तो आपका उसकी सांद्रता है, ये आपको सवाल में मिलेगा,
जब सवाल लगाना शुरू करेंगे आप तब। उसके बाद आपका इधर लिखा हुआ है Cu2 से Cu, जो इसमें Cu2 है इसकी भी सांद्रता 1 है। हम कहेंगे आप सवाल में कहाँ दिया हुआ है, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है सांद्रता 1 मोलर है, इनकी सांद्रता 1 मोलर है, ठीक है ना, तो 1 लिखा हुआ है उसमें सवाल में। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहले आपको एनोड पता करना होता है, फिर आपको कैथोड पता करना होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ और आपकी सुविधा के लिए कि जब भी इस टाइप का सेल लिखा हुआ हो और बीच में एक बड़ी सी लाइन लगी हुई हो, तो इस बड़ी हुई लाइन के पहले जो होता है वो होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। और ये जो इसके बाद होता है ये होता है कैथोड। और जब ये नहीं दिया गया है तब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करेंगे। जो ऊपर होता है ऊपर वाला एनोड होता है, ऊपर वाला एनोड होता है, और जो नीचे होता है नीचे वाला कैथोड होता है। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कर लीजिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा। जो ऊपर होगा उसको एनोड कहिएगा, जो नीचे होगा उसको कैथोड कहिएगा, ठीक है। चलिए तो अब जरा हम आगे देखते हैं, हम अपनी सवाल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब जो एनोड है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें आपको पीछे देखिए जरा सवाल को, सवाल पीछे चलिए। यहाँ पे आपको मिला कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ओ पी प्लस ई नॉट आर पी। तो जो ई नॉट ओ पी है वो एनोड का है और जो ई नॉट आर पी है वो कैथोड का है। तो आपको जो एनोड है उसका ई नॉट ओ पी निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या सवाल में दिया है, क्या ई नॉट ओ पी उसका। तो जरा देखिए आपको यहाँ पे इसका ई नॉट ओ पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा जी? ई नॉट ओ पी निकालना पड़ेगा। कैसे होगा? यहाँ पे आप सवाल में देखिए नीचे लिखा हुआ है Zn2+ से Zn और Cu2+ से Cu, लेकिन यहाँ पे आपका लिखा है Zn से Zn2+, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा। कैसे? देखिए मैं एक बात बताता हूँ। आपको लिखा मिल रहा है Zn2+ से Zn2+ से Zn, ठीक है ना। कितना लिखा है? -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। अच्छा आप बताइए ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है कि अपचयन की है? ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है कि अपचयन की है? तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पहले आपका आवेश 2+ लिखा हुआ है, फिर बाद में कुछ नहीं मतलब 0 है। तो बताइए आवेश घटा कि बढ़ा? आवेश घटा। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये है ई नॉट आर पी। क्या है? ई नॉट आर पी। तो आप तुरंत इसको उल्टा कर लीजिए, तुरंत उसको उल्टा करिए, उसके नीचे तुरंत लिखिएगा। इसलिए Zn से Zn2+, Zn से Zn2+, अर्थात ई नॉट ओ पी, अर्थात ई नॉट ओ पी बराबर, उसके चिन्ह को चेंज कर दीजिए, +0.76 वोल्ट। मतलब ये एनोड था ना, कौन एनोड था? ये जो जिंक वाला था, जिंक वाला एनोड था। अभी आप पीछे देख चुके हैं, जिंक वाला एनोड था। इसका मतलब इसका एनोड वाला पता होना चाहिए, कैथोड वाला नहीं। तो हमने पता कर लिया ई नॉट ओ पी इसका। अब उसके बाद देखिए कॉपर वाले पे चलिए। कॉपर का क्या दिया हुआ है? कॉपर वाले का तो सीधा सीधा लिखा हुआ है Cu2+ से Cu, लिखा है कि नहीं लिखा है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉपर वाले का सीधा सीधा लिखा है Cu2+ से Cu। मतलब हम बात करें यहाँ पे तो कॉपर का लिखा है Cu2+ से Cu, ठीक है। तो बताइए ये अपचयन है कि ऑक्सीकरण है? तो इसमें भी तो घट रहा है, 0, ये 2 से 0 हो रहा है। पहले 2 रुपये था फिर 0 हो गया, घटा है। मतलब इसका भी ये है, ये ई नॉट आर पी दिया गया है। क्या दिया गया है? ई नॉट आर पी प्लस कितना दिया गया? 0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट। तो चूंकि आपने देखा कि आपका कॉपर तो कैथोड ही है और कैथोड पर अपचयन ही होता है और एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, इसलिए एनोड वाले का ओपी निकालना पड़ा, जबकि कैथोड का आरपी दिया है तो वही छोड़ देना पड़ा। तो आपके साथ हर सवाल में ऐसा होगा कि हर जगह आपको ईआरपी दिया जाएगा, हर जगह आपको ईआरपी दिया जाएगा। अगर वो एनोड होगा तो आपको चिन्ह बदल कर उसका ई नॉट ओपी निकालना होगा और बाकी जो आरपी वाला रहेगा उसको वैसे ही छोड़ देना होगा, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि यहाँ पे हम लोगों को निकालना था ई नॉट सेल सबसे पहले, क्योंकि इसमें हमको उसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो अब हम लोग ज़रा ई नॉट सेल का ऑपरेशन करते हैं। कैसे? देखिए आपको इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान में रखना है, आप इस फॉर्मूले को याद करिए। लिखा हुआ है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ओ पी प्लस ई नॉट आर पी। तो क्या होगा यहाँ पे? ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको ई नॉट ओ पी एनोड का जोड़ना पड़ेगा और ई नॉट आर पी कैथोड का जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा, एनोड वाले का आपको ई नॉट ओ पी क्या दिखा है? +0.76, और कैथोड वाले का ई नॉट आर पी आपको कितना दिखा है?
0.34। याद रखिए कैथोड का हमेशा ई नॉट आर पी लेंगे, जबकि एनोड का हमेशा ई नॉट ओ पी लेंगे। इसमें गलती 1% की नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा ऐसे ही भड़काएगा वो। ये एनोड का भी वो ई नॉट आर पी ही देगा, आपको उसको चिन्ह बदलकर ई नॉट ओ पी में बदलना पड़ेगा, याद रखिएगा। और जबकि ई नॉट आर पी को आपको बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। किसका? जो कैथोड रहेगा उसका, ठीक। तो इसमें मान रखिए अब इसका था आपका 0.76 और प्लस इसका था 0.34। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका ई नॉट सेल मिल गया। अब जरा हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं। हमारा फॉर्मूला था ई नॉट सेल बराबर, ये ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.059/n log बेस 10 कैथोड आयन बटे एनोड आयन। तो जरा देखिए, आप फिर से एक बार आगे चलिए। आपको ये मिला था Zn से Zn2+ और इसके ब्रैकेट में लिखा था 1m और लवण सेतु लगाने के बाद आपका था Cu2+ से Cu, इसके भी कोष्ठक में लिखा था 1m। तो आपको ये कैथोड के और एनोड के आयन पकड़ने हैं, कैथोड के और एनोड के आयन पकड़ने हैं। तो आपको एनोड का आयन ये दिख रहा है, क्योंकि इस साइड में ये होता है एनोड और इस साइड में आपका होता है कैथोड। तो कैथोड का और एनोड का खाली आयन पकड़िएगा आप, याद रखिएगा। उसका धातु वाला छोड़ दीजिए, धातु वाला आप छोड़ देंगे, ये ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर कह रहा है कि आपको बड़े कोष्ठक में Zn2+ लेना है। क्या लेना है? बड़े कोष्ठक में। तो इसका मतलब होता है इसकी सांद्रता। क्या है? इसकी सांद्रता। तो आप देखिए सांद्रता 1m लिखी हुई है सवाल में, मतलब 1 हो गया इसका। उसके बाद बड़े कोष्ठक में आपको Cu2+ भी लेना पड़ेगा, तब ये आपको लेना है 1m, क्योंकि ये भी सवाल में दिया गया है। अब जरा हम लोग फॉर्मूले को सही ढंग से बनाते हैं। देखिए इसमें n क्या था? n जो था इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, अर्थात आवेश क्या परिवर्तित हुआ था इसको बताता है। तो देखिए यहाँ पे पहले था आपका 0 और यहाँ पे हो गया +2। कितने का परिवर्तन हुआ? कितने का परिवर्तन हुआ? 2 का परिवर्तन हुआ है। कितने का? 2 का। यही है n का मान। जितने आवेश का परिवर्तन होगा वही होगा n का मान। इसमें भी देखिए 2 का ही परिवर्तन हुआ, पहले 2 था फिर हो गया है 0, 2 का ही परिवर्तन हुआ ना, इसलिए n का मान 2 ही रह जाएगा। तो अब देखिए आप आगे क्या होने वाला है। फॉर्मूले को जरा हम फिर से एक बार लिखते हैं, फॉर्मूले को एक बार फिर से लिखते हैं। क्या रहेगा आपका फॉर्मूला? फॉर्मूला आपका रहेगा ई सेल बराबर आपका आएगा ई नॉट सेल प्लस 0.059/n। उसके बाद आपका log बेस 10 बड़े कोष्ठक में। ऊपर आपको किसका आयन रखना था? कैथोड का, तो आप Cu2+ ऊपर रख दीजिएगा और नीचे आपको एनोड का रखना था, तो Zn2+ को आप नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। बड़े कोष्ठक में रखने का मतलब है उसकी सांद्रता जो 1m 2m 0.1m ऐसे आपको सवाल में दी जाएगी। तो ई नॉट सेल अभी आपने देखा 1.10 आया और आपने ये लिखा 0.059/n की वैल्यू रखा आपने 2 गुणा यहाँ पे आया आपका log बेस 10 Cu2+ की वैल्यू देखिए अभी पीछे आपने 1 लिखा और इसका भी वैल्यू कितना लिखा आपने? 1 लिखा। तो यहाँ पे हो गया 1.1 प्लस, इसको ऐसे छोड़िए आप लोग 0.059/2। यहाँ पे तो आपका आ गया log बेस 10 1। बढ़िया बात है, क्योंकि जो आपका ये वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है 1। किसी भी log में 1 का वैल्यू 0 होता है, 0। तो किसी भी log में जो 1 का वैल्यू होता है वो होता है 0, मतलब इसके गुणा में आप क्या कर देंगे? 0। तो जैसे ही देखिए आपने किया 0, ये पूरा हो गया हीरो, मतलब ख़त्म हो गया। अब अगर ख़त्म हो गया तो आपको ई सेल किसके बराबर मिल गया? 1.1 वोल्ट के मिल गया। मतलब जो आपका ई नॉट सेल था वही आपका ई सेल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आपने वैल्यू रखी थी ना। अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता तब यहाँ पे मान में परिवर्तन आता, अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता तब मान में आता परिवर्तन, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखेंगे। कभी क्लास में उस टाइप का सवाल मिलेगा तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग घर से इसको पढ़िए, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पेपर में आ चुका है एक बार, ठीक है। अब देखिए आगे
देखिए यहाँ पे मैं पूरे विस्तार से हर सवाल को तो नहीं बता सकता हूँ। जो सवाल मेरे सामने आएगा अनसॉल्व पेपर में मैं उसी को सॉल्व कराऊंगा। अगर उस टाइप का आएगा तो मैं आपको उसको जरूर सॉल्व कराऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर दंदनाता हुआ आ गया है। क्या है? बर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए और निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। तो आयुपीएसी नाम तो मैंने आपको बता दिया था, अब आपको सुनना समझना है बर्नर सिद्धांत। तो बर्नर सिद्धांत के बारे में मैं केवल आपको बोलकर समझाऊंगा और उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो बर्नर सिद्धांत में आपको अभिधारणाएं क्या क्या लिखनी हैं आप उसको सुनते जाइए। तो बर्नर सिद्धांत में अभिधारणाएं क्या क्या होंगी तो लिखेंगे आप लोग। लिखिए इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो नहीं लिखे हैं लिखिए, जो लिखे हैं वो अपनी कॉपी खोलिए, सामने बैठिए और उसको देखते जाइए और समझते जाइए। तो क्या कहेंगे आप? जटिल यौगिकों में बंध विन्यास की व्याख्या करने के लिए सबसे पहला प्रयास बर्नर ने किया था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वर्नर। क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या कहा इन्होंने कि जटिल यौगिकों में बंध विन्यास की व्याख्या करने का सबसे पहला प्रयास किया किसने? बर्नर ने। ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जटिल यौगिकों में बंध विन्यास की व्याख्या करने का सर्वप्रथम प्रयास बर्नर ने किया था और उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए प्रमुख परिकल्पनाएं दी थी। प्रमुख परिकल्पनाएं दी थी। ये परिकल्पनाएं क्या हैं ये आपके सामने दिख रही हैं। एक बार आप स्लाइड में देख लीजिए पूरी परिकल्पनाओं को, फिर हम इन्हें क्रम से समझना प्रारंभ करते हैं। क्रम से समझना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो अब देखिए परिकल्पनाएं देखना शुरू करिए। क्या लिखा हुआ है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्नर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जटिल यौगिकों में अर्थात उप सहसंयोजी यौगिकों में बंध विन्यास की व्याख्या करने का प्रयास किया था, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिए। तो उन्होंने अपनी परिकल्पना का सबसे पहला पॉइंट क्या दिया? कहा क्या उन्होंने कि जब आप कोई जटिल यौगिक बनाने जाते हैं तो जो उसमें धातु परमाणु होता है, क्या होता है? धातु परमाणु होता है। जैसे कि आपके सवाल में यौगिक क्या था? सवाल में यौगिक मान लीजिए कुछ रहा होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, K4FeCN6। तो इसमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है आपका Fe। तो बर्नर ने क्या कहा कि जटिल यौगिकों में जो धातु परमाणु है दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। कौन सी संयोजकता? एक होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। एक होती है प्राथमिक संयोजकता, एक होती है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना। बर्नर ने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता होगी उसको हम लोग डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे और जो द्वितीयक संयोजकता होगी उसको हम लोग पूरी करेंगे गाढ़ी लाइन से। अर्थात अगर कोई समूह या परमाणु द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़ा हुआ है तो उसे गाढ़ी लाइन से दिखाएंगे, जबकि कोई समूह या परमाणु प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है तो उसे हम किससे दिखाएंगे? उसे हम बिंदुकित लाइन से दिखाएंगे। ये बर्नर का पहला पॉइंट था। उसके बाद बर्नर ने अपने सिद्धांत में दूसरा पॉइंट क्या कहा कि जो यौगिक दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है वो डॉट डॉट वाली और एक गहरी लाइन वाली, अर्थात एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, वो पूरी किससे होती है? तो बर्नर ने कहा कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों के द्वारा पूरी होती है। आप इस पॉइंट को चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जो नहीं नोट किए हुए हैं, बाकी लोग समझते चलिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि बर्नर ने कहा कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों से पूरी होती है। मान लीजिए कि ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ऐसे Zn है। अब इसके पास एक आ गया आपका H2O और एक आ गया आपका Cl-, ठीक है। तो Cl चाहता है कि मैं प्राथमिक संयोजकता बनाऊं, तो इन दोनों में से केवल ये जो Cl- है यही प्राथमिक संयोजकता बना सकता है। बाकी जो H2O है वो केवल और केवल द्वितीयक संयोजकता बनाएगा। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों के द्वारा पूरी होती है और यह जो है धातु की ऑक्सीकरण संख्या को बताती है। धातु की ऑक्सीकरण संख्या को बताती है। जैसे मान लीजिए कि जो आपकी धातु है, धातु उसने बनाए हैं 3
प्राथमिक बंध अर्थात प्राथमिक संयोजकता। जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है तो कॉपर ने बनाया 3 बनाया उसने, 3 में से देखिए उसका 2 प्राथमिक दिख रहा है और जबकि एक द्वितीयक दिख रहा है। तो जो द्वितीयक वाला है वो ऑक्सीकरण संख्या नहीं बताएगा, जो प्राथमिक वाला है वो ऑक्सीकरण संख्या को बताएगा। तो कितने हैं ये? 2 हैं। इसका मतलब कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2+ होगी, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2+ होगी, ऐसा बर्नर का मानना था। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित किया गया था? बिंदुकित रेखा से। फिर उन्होंने द्वितीयक संयोजकता की बात की। तो द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंड समूहों के द्वारा पूरी होती हैं जो, ध्यान दीजिएगा, जो उदासीन या ऋणावेशित हो सकते हैं, जो उदासीन या ऋणावेशित हो सकते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब फिर इन्होंने क्या कहा कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या को बताती है। जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या को बताती है और इसे गहरी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे गहरी रेखा के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा इनका मानना था। उसके बाद देखिए क्या कहा इन्होंने, जब उस जटिल यौगिक को हम जल में घोलते हैं, ये इनका चौथा पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक को हम बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं जबकि द्वितीयक को हम गाढ़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो मेरे साथ बोलते जा सकते हैं आप लोग। फिर दूसरा नंबर पर इन्होंने क्या बताया कि जटिल यौगिक की जो प्राथमिक संयोजकता है वो केवल ऋणायन से पूरी होती है, वो केवल ऋणायन से पूरी होती है और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को बताती है। किसको बताती है? ऑक्सीकरण संख्या को बताती है। ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। फिर द्वितीयक संयोजकता लिगेंड समूहों के द्वारा पूरी होती है जो क्या हो सकते हैं? उदासीन या ऋणावेशित हो सकते हैं, ऐसा बताया लिगेंड ने। ठीक है, और द्वितीयक संयोजकता धातु परमाणु की समन्वय संख्या को बताती है। किसको बताती है? समन्वय संख्या को बताती है। ठीक है, और प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, निश्चित होती है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जब उस जटिल यौगिक को जल में घोलते हैं तो केवल प्राथमिक संयोजकता से, ध्यान दीजिएगा, जो केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायन हैं वो आयनित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉपर का ही था तो कॉपर ने अगर 3 बनाया था, 3 में से उसने 2 प्राथमिक से बनाया हुआ था और एक द्वितीयक से बनाया हुआ था, तो जो द्वितीयक वाला है वो आयनित नहीं होगा जबकि जो दोनों प्राथमिक वाले हैं ये आयनित हो जाएंगे और जल में अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्राथमिक वाली है वह आयनित हो जाती है जबकि द्वितीयक वाली है वो आयनित नहीं होती है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो प्राथमिक संयोजकताएं हैं वो अदैशिक होती हैं। अदैशिक का मतलब किसी भी दिशा से जुड़ सकती हैं, और द्वितीयक संयोजकताएं दैशिक होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोबाल्ट है और कोबाल्ट 6 द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो जो 6 लोग हैं वो इसी तरह से आ सकते हैं, इस तरह से, इनको और कोई रास्ता नहीं मिल सकता है। इसीलिए कहा गया कि ये निश्चित दिशा में बनते हैं। जबकि जो आपका प्राथमिक वाला है, देखिए वो यहाँ से भी बन सकता है, वो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी बन सकता है। वो प्राथमिक वाला कहीं से भी बन सकता है, उसकी कोई दिशा नहीं है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो अणु की आकृति का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है जी? अणु की आकृति का निर्धारण करती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो ये इनके पॉइंट हो गए, ये इनके पॉइंट हो गए। आपको इसे पेपर में लिखना है और आप कैसे लिखेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वहाँ बताएगा कि आपको लिखना क्या है। अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया जैसा मैंने आपको बताया तो आशा करता हूँ कि आप इसे अपने मन से लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक काम करिएगा, आपने अगर पढ़ा और मेरी बातों को सुना तो इसी सिद्धांत को एक बार अपने मन से आप लिखने का प्रयास करिए, तब आपको मालूम चलेगा कि आपको क्या चीज़ें इसमें याद है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इसमें बस इतना ही। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखिए, आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर टिमटिमाता हुआ आ गया है। ईंधन सेल क्या है? ईंधन सेल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का संक्षेप में वर्णन कीजिए, जिसे आप बोलते हैं H2O2 ईंधन सेल।
तो संक्षेप में वर्णन करना है, मतलब उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें लिख देनी है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ईंधन सेल क्या हैं। ईंधन सेल क्या हैं, तो लिखिएगा आप लोग, ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ईंधन सेलों के दहन से होता है, ईंधन पदार्थों के दहन से होता है, ईंधन पदार्थों के दहन से होता है। ईंधन सेल कहलाते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। उसके नीचे आप लिखिएगा H2O2 एक महत्वपूर्ण ईंधन सेल है। H2O2 एक महत्वपूर्ण ईंधन सेल है। H2O2 एक महत्वपूर्ण ईंधन सेल है। इसकी दक्षता बहुत उच्च, इसकी दक्षता बहुत उच्च, लगभग 70 से 75% होती है, लगभग 70 से 75% होती है। इसको आप लिखिएगा, इसमें बहुत उच्च लगभग 70 से 75% होती है। और इसमें कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती है, इसमें कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती है, हानिकारक गैस नहीं निकलती है। इसलिए यह प्रदूषण रहित भी होता है, इसलिए यह प्रदूषण रहित भी होता है, प्रदूषण रहित भी होता है। ठीक है ना। अब उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, इसमें इस सेल में एनोड पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है, एनोड पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है, जबकि कैथोड पर O2 गैस प्रवाहित की जाती है, जिनके ऑक्सीकरण और अपचयन से, एनोड पर प्रवाहित की गई तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इसका क्या होगा, इसका अपचयन होगा। तो इनके ऑक्सीकरण और अपचयन से, इनके ऑक्सीकरण और अपचयन से H2O बनता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। ये आपका हो गया H2O2 ईंधन सेल। और लास्ट में आपको लिख लीजिएगा कि इसकी सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार है, इसकी सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो क्या होता है सेल अभिक्रिया, फटाक से लिखिएगा। देखिए, जो आपका कैथोड है, कैथोड जो है, कैथोड पर क्या होता है, इसमें कैथोड पर जो आपका O2 होता है, O2 वो प्रयोग करता है H2O का। किसका प्रयोग करता है, H2O का, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अपचयन है कैथोड पर ही होता है, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उन्हें तीर के पहले दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, तीर के पहले। और इसके बाद बनता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बनता है यहाँ से, हाइड्रोक्साइड आयन। ये बना हुआ हाइड्रोक्साइड आयन जाता है एनोड पर हाइड्रोजन के पास। किसके पास जाता है जी, हाइड्रोजन के पास। और जैसे ही उसके पास जाता है तुरंत ही ये बना लेता है H2O। क्या बनाता है, H2O। और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है बाहर। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मिनट, OH और H, हाँ ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आपका छोड़ देगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कहानी होती है। तो ये देखिए, इस रिएक्शन को जब हम जोड़ेंगे तो हमें सेल अभिक्रिया क्या मिलेगी, सेल अभिक्रिया क्या मिलेगी। जो आपका OH है और OH है कट जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी कट जाता है। इधर आपका बचता है H2 + O2, और तीर के बाद आपका बचता है H2O। अब आप कहेंगे H2O दोनों तरफ तो वो भी कट जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप इसको बैलेंस करेंगे ना तो आपका H2O बचा रहेगा। मैं बैलेंस करके दिखा दूँ आपको, क्या देख लीजिए आप लोग। जब हम बैलेंस करते हैं तो इस रिएक्शन में हम थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपको 2 दिख रहा है, तो ये बैलेंस करने पर 2 नहीं रहता है, ये 4 हो जाता है। कितना हो जाता है,
4 OH माइनस हो जाता है। और यहाँ पे H2O हमको 2 करना पड़ता है। H2O कितना करना पड़ता है? 2 करना पड़ता है। उसके बाद जब दूसरे रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो चूंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन करना पड़ता है। जैसे ही आप इसको 4 करते हैं ये हो जाता है आपका H2O कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, 2 H2O नहीं, एक मिनट, बैलेंस करेंगे आप इसको अगर तो ये हो जाएगा आपका 4 H2O। कितना हो जाएगा? 4 H2O, 4 H2O। और फिर यहाँ पे आपका हो जाता है 4 OH। कितना OH हो जाता है? 4 OH। और यहाँ पे जाता है आपका 2 H2। तो आपका 4 OH से देखिए 4 OH कट गया यहाँ पे, फिर आपका 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कटा। चूंकि यहाँ पे 4 H2O है और इधर आपका 2 ही है, तो इस 2 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस होगा और घट के केवल यहाँ पे कितना H2O बचेगा? 2 H2O। और यहाँ पे 2 H2 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बना आपका? H2O बना। क्या कोई हानिकारक पदार्थ बने इसमें? नहीं बने, कोई हानिकारक पदार्थ इसमें नहीं बने। ये थी ईंधन सेल की सेल अभिक्रिया। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, मैंने जो पीछे आपको टिप्पणी बताई है आप उसको भी लिख दीजिएगा, वही बहुत है, ठीक है। क्योंकि पूछा कितने नंबर में है? 2 नंबर में है, ठीक। लेकिन अगर आप सेल अभिक्रिया लिखते हैं तो अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग आज के अगले और अंतिम सवाल पर चलते हैं। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर टिमटिमा रहा है। संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं? इनके द्वारा अंतराकाशीय यौगिक बनाए जाने को समझाइए। इनके द्वारा अंतराकाशीय यौगिक और रंगीन आयन बनाए जाने को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो आप संक्रमण धातु की परिभाषा लिखेंगे या संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? दीर्घाकार आवर्त सारणी के वे तत्व, दीर्घाकार आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से एक अंदर वाले कोश के, बाह्य कोश से एक अंदर वाले कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? डी उपकोश में प्रवेश करता है। डी उपकोश में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब आप कहेंगे आप तो डी ब्लॉक क्यों बता रहे हैं? तो जरा सुनिए ध्यान से, आगे लिखिएगा। इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। हो गया ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अब जरा आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, मैं आपको एक आवर्त सारणी बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये आवर्त सारणी बनी हुई है आपकी। यहाँ पे जो पहली 2 लाइनें हैं, ये प्रदर्शित करती हैं यस ब्लॉक को। किसको? एस ब्लॉक को। जो लास्ट की 6 लाइनें हैं वो प्रदर्शित करती हैं पी ब्लॉक को। किसको? पी ब्लॉक को। ये जो लास्ट लाइन है ये अक्रिय गैस को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? अक्रिय गैस को। यहाँ बीच में आपकी 10 लाइनें हैं। ये बीच में आपकी 10 लाइनें हैं। जो 10 लाइनें हैं यही प्रदर्शित करती हैं डी ब्लॉक को। किसको? डी ब्लॉक को। और ये ऐसी 10-10 की 4 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें। ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, 1 2 3 और 4। और एक में 10 है और इसमें 4 है, तो टोटल कितने हैं? 40। तो डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 40। परंतु इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं हैं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में भर लीजिए। कौन कौन नहीं है? Zn, Cd और Hg। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? तो आप इसमें लिखेंगे डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जिनका डी उपकोश पूरा भरा होता है। जिनका डी उपकोश पूरा भरा होता है वे डी विपाटन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए वे संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। इसलिए वे संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। बस इतना सा आपका कारण होगा। आप इस बात को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ये पूछा गया सवाल है आपसे, ये पूछा गया सवाल है।
कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जिनका डी उपकोष पूरा भरा होता है वे डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, परंतु वो डी विपाटन प्रदर्शित नहीं करते हैं, याद रखिएगा। और वास्तव में उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है, परंतु डी दिखने के कारण उन्हें डी ब्लॉक में रखा गया है, परंतु वे संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो मैंने बता दिया आपको संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष से एक अंदर वाले कोष के डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। चूंकि ये दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच रखे गए हैं, अर्थात उनके बीच एक संक्रमण अवस्था का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इनके बहुत सारे विशिष्ट गुण हैं, इनके बहुत सारे विशिष्ट गुण हैं, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करना, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनका एक विशिष्ट गुण ये भी है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करना। उसके बाद इनका एक गुण है रंगीन आयन बनाना, रंगीन आयन बनाना। इनका एक विशिष्ट गुण है जटिल यौगिक बनाना, इनका एक विशिष्ट गुण है जटिल यौगिक बनाना। इनका एक विशिष्ट गुण है मिश्र धातु बनाना, इनका एक विशिष्ट गुण है क्या, अंतराकाशी यौगिक बनाना, अंतराकाशी यौगिक बनाना। और इनका एक विशिष्ट गुण है उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे इनके विशिष्ट गुण हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि 4 विशिष्ट गुणों के बारे में पूछ सकता है। जैसा कि आप यहीं पर देख लीजिए, आपसे 2 गुणों के बारे में पूछा है और उसको स्पष्ट करने को बोला है। अंतराकाशी यौगिक पूछा है और रंगीन आयन पूछा है, दोनों बातें पूछा है। तो चलिए हम इन 2 लोग का ऑपरेशन करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि संक्रमण धातुओं के जलीय विलयन में उनके आयन रंगीन होते हैं, जलीय विलयन में उनके आयन रंगीन होते हैं। जैसे एक आध 2 उदाहरण लिख लीजिएगा कि Cu2+ नीले रंग का होता है, Cu2+ नीले रंग का होता है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे ही आपका जो Fe2+ है वो आपका हरे रंग का होता है, Fe2+ जो है आपका हरे रंग का होता है, किस विलयन में, जलीय विलयन में। तो क्या कहेंगे आप, जलीय विलयन में ये रंगीन आयन बनाते हैं। उसके बाद आप लिखिएगा इनके रंगीन आयन बनाने का कारण, इनके रंगीन आयन बनाने का कारण डी विपाटन है, डी विपाटन है, डी विपाटन है। देखिए जिन्होंने पीछे पढ़ा है उनको ये समझ में आएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए एक काम है कि बस इसको लिख लीजिए और रट लीजिए। तो इनके रंगीन आयन बनाने का कारण डी विपाटन है, जिसे आपने उप सहसंयोजी यौगिक नामक चैप्टर में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में पढ़ा है, जाइए और खोलकर चेक कर लीजिए। तो डी विपाटन है, जिसके कारण ये 2 सेटों, जिसके कारण ये 2 सेटों T2G और EG में टूट जाते हैं, T2G और EG में टूट जाते हैं, जिनकी ऊर्जा अलग अलग होती है, जिनकी ऊर्जा अलग अलग होती है, ऊर्जा अलग अलग होती है। और इनकी ऊर्जाओं का अंतर, और इनकी ऊर्जाओं का अंतर दृश्य क्षेत्र में आता है, दृश्य क्षेत्र में आता है। अतः ये प्रकाश की कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं, प्रकाश की कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं और उसके पूरक रंग का उत्सर्जन करते हैं, उसके पूरक रंग का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए ये आयन हमें क्या दिखाई देते हैं, ये आयन हमें रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आयन हमें क्या दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए, अंतराकाशी यौगिक बनाना। मैंने जितना बोला आप उसको बस वैसे लिख लीजिए, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो समझ में आएगा ही, और कैसे कॉपी में आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अंतराकाशी यौगिक बनाना, तो ये अंतराकाशी यौगिक कैसे बनाते हैं, जरा आप इस बात पर फोकस करिए।
ये जो अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं अपने क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थानों की उपस्थिति के कारण बनाते हैं। तो आप लिखेंगे कि चूंकि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान होते हैं, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं जिनमें छोटे अधातु परमाणु, जिनमें छोटे अधातु परमाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जिनमें छोटे अधातु परमाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार बने यौगिक को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। यह अंतराकाशी का मतलब है अंदर का आकाश, अंदर का आकाश। इस आकाश का मतलब है खाली स्थान। कैसा स्थान? खाली स्थान। याद रखिएगा आप लोग, इसका मतलब है खाली स्थान। तो ये जो बीच बीच में आपके खाली स्थान दिख रहे हैं ना, यही सब चीज़ें हैं जिसमें ये छोटे अधातु परमाणु प्रवेश कर जाते हैं और कोई विशेष बंध इसमें नहीं बनता है। इसीलिए अंतराकाशी यौगिकों का कोई विशिष्ट सूत्र नहीं होता है, इनका कोई विशिष्ट सूत्र नहीं होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए अंतराकाशी यौगिक। बनना स्पष्ट क्यों कैसे हो गया? इनके क्रिस्टल में जो खाली स्थान होते हैं उसी में छोटे अधातु परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो अंतराकाशी यौगिक बनाने का कारण क्या है? इनके क्रिस्टल में खाली स्थानों का होना, इनके क्रिस्टल में खाली स्थानों का होना, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने अकार्बनिक रसायन के 4 सवालों का अध्ययन किया, जिसको आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और आशा करता हूँ कि आपने इसे बहुत पसंद भी किया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो दूसरे लोगों को भी बताइए, जिससे उनको भी ये चीज़ें पसंद आएँ और वो बोर्ड परीक्षा में पढ़कर कुछ कर गुजरने के लिए आगे बढ़ने को अग्रसर हो जाएं। तो देखिए, आज के लिए आपका होमवर्क जो कि कार्बनिक रसायन से है, पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 5 सवाल आपके पास हैं। आप बताइए इसमें से आप कितने कर सकते हैं। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना इसमें कर सकते हैं। तुरंत 5 हैं, 5 में से कितना कर सकते हैं। सब के सब बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं और आपकी कॉपी में इम्पॉर्टेंट बोलकर लिखवाए भी गए हैं, ठीक है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से इनको लिखवाया हुआ आपकी कॉपी में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें से भी बताइए आप लोग कितने सवालों को हल कर सकते हैं, कितने सवालों को हल कर सकते हैं। अब बताइए और कमेंट बॉक्स में बताने के बाद अपने घर पे सॉल्व कीजिए। मैं जब कार्बनिक रसायन सॉल्व कराऊंगा तो इनको विस्तार पूर्वक आपको बताना प्रारंभ करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।